हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द इंटरनेशनल ट्रेड से। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, कि ये एक लाइफ ब्लड माना जाता है ग्लोबल इकोनॉमी का। कि आज जहाँ पर एक पूरे वर्ल्ड को एज अ सिंगल विलेज कंसीडर किया जाता है, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और पीपल होता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, सो वहाँ पर जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कोऑपरेटिंग, इंक्रीजिंग द कोऑपरेशन अमंग द कंट्रीज़, और उनके बीच की दोस्ती को और बढ़ाने का एक तरीका है। और इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से होती है इंटरनेशनल ट्रेड से। सो इंट्रोडक्शन में हमने इस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, और ये लाइफ ब्लड है ग्लोबल इकोनॉमी का, इस तरीके से हमने इसकी स्टार्टिंग करी, और किससे इसकी वजह से किस तरीके से कल्चर का एक्सचेंज होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, कॉपरेशन बढ़ता है कंट्रीज़ में, वो सिग्निफाई किया। नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर बताते हैं कि असल में जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। सो इंटरनेशनल ट्रेड is the exchange of goods, services and the capital across international borders or the territories। यानी कि जब goods, services और people international borders पार करके किसी और country में जाते हैं, तो वो होता है international trade। It allows countries to access resources not available locally। so आजकल के ज़माने में जहाँ पर एक country के पास एक particular resource जो बहुत मात्रा में है, लेकिन वही country के पास कुछ ऐसी चीज़ है जो उसके पास उपलब्ध नहीं है। so international trade एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो कंट्री जिसके पास बहुत सरप्लस चीज़ें हैं वो किसी और को बेच सकती है, प्लस उसी के अलावा जो चीज़ उसके पास नहीं है वो खरीद सकती है। सो एक ऐसा तरीका होता है जिससे कि रिसोर्सेज जो लोकली अवेलेबल नहीं है वो भी एक कंट्री एक्सेस कर सकती है। इसके अलावा इट स्पेशलाइजेस इन्वॉल्व स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेयर दे हैव अ कंपेरेटिव एडवांटेज। इसका मतलब क्या है कि कंट्रीज़ जो होती हैं इंटरनेशनल ट्रेड में उस गुड्स पर फोकस करती है जिसको बनाने में उनकी ऑलरेडी मास्टरी है। जैसे कि अगर इंडिया की बात करें, सो इंडिया के अंदर टेक्सटाइल्स का लेवल बहुत अच्छा है। सो इंडिया जो है वो टेक्सटाइल्स पर ही फोकस करती है और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश करती है, बिकॉज टेक्सटाइल्स के केस में इंडिया के पास क्या है, एक कंपैरेटिव एडवांटेज है। वहीं सऊदी अरेबिया के पास कंपैरेटिव एडवांटेज किस में है, ऑयल के अंदर है, क्योंकि उनके पास नेचुरली अवेलेबल है। इसी तरीके से अगला पॉइंट आता है कि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ एनहेंस होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है। साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से जो टेक्नोलॉजी है एक कंट्री की दूसरी कंट्री के अंदर जो है हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे जापान है, उसके जितने भी टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं बहुत सारे जो हैं एक्सपोर्ट किए जाते हैं जापान से अदर कंट्रीज़ में, यूएसए के अंदर, कोरिया में, और इसके अलावा इंडिया में भी। ठीक है, सो डिफ़ाइन कर दिया हमने इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर बताते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोग बताएंगे एंशिएंट टाइम्स, कि पुराने ज़माने में क्या होता था, बार्टर ट्रेड चलता था, मनी वगैरह होता नहीं था, सो गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे। फिर सिल्क रोड की इन्वेंशन हुई, धीरे धीरे करके जो सी रूट्स के थ्रू सिल्क को ट्रांसपोर्ट किया जाता था फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। फिर स्पाइस रूट आए, स्पाइसेस का जो है ट्रेड स्टार्ट हुआ फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। इंडिया के अंदर जो भी केरला वगैरह के रीजन से बहुत फेमस थे अपने स्पाइसेस के लिए। नेक्स्ट आता है मेडिवल टाइम। मेडिवल टाइम में अरब, इंडियन, यूरोपियन ट्रेडर्स का क्या हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, इसके अलावा ये जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इसमें सिंपल हमने बता दिया कि अरब, इंडियन, यूरोपियन जो था इनका ट्रेडर्स का राइज था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो ब्रिटिशर्स थे वो भी इंडिया में क्या बन के आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो कि जिसका मेन काम क्या था, ट्रेड करना। सो नेक्स्ट आता है अगला एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। धीरे धीरे करके क्या हुआ, यूरोपियन ने कॉलोनाइजेशन स्टार्ट करी, सी रूट्स जो थे वो खोजे गए इंडिया से अमेरिका। पहला जो यूरोपियन था कौन था, वास्को द गामा है ना, जो पुर्तगाल का था, वो इंडिया के अंदर आया था। उससे जो है बहुत सारे और अलग अलग कंट्रीज़ को मौका मिल गया इंडिया के अंदर किस तरीके से सी रूट है इसके बारे में इन्वेंशन का। फिर एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, जिसके अंदर इंडस्ट्रीज़, मशीन्स की इन्वेंशन हुई, मास प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, ब्रिटिश का ट्रेड का डोमिनेंस था उस टाइम पे। फिर अर्ली 20th सेंचुरी, जहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी हमें देखने को मिली पूरे सिस्टम में, क्यों, बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर्स और ग्रेट डिप्रेशन की वजह से। ठीक है, फिर आता है पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड के अंदर प्रमोट करने के लिए फ्री ट्रेड अलग अलग एग्रीमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह को इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला 21st सेंचुरीज़। अगर हम आज की बात करें तो यहाँ पर चाइना जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा जो है सस्ते एक्सपोर्ट वगैरह जो है अवेलेबल होते हैं इसके
काफ़ी इसके अलावा इसके अंदर काफ़ी अच्छी मशीनरीज डेवलप्ड हैं। आजकल काफ़ी ज़्यादा ई-कॉमर्स किया जाता है, डिजिटल ट्रेड किया जाता है, ट्रेड वॉर्स है, सस्टेनेबिलिटी इशूज़ हालांकि हैं, हम लोग बस डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर रहे हैं, पर उसका जो इन्वायरमेंट कंसर्न है उसके ऊपर ध्यान पहले नहीं दिया गया था, अब धीरे धीरे करके जो है दिया जा रहा है और उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है आजकल की सेंचुरी में। सो ये हमारा छोटा सा हिस्ट्री हो गया इंटरनेशनल ट्रेड का। नेक्स्ट आता है अपने पास फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो इसके अंदर हम लोग बताएंगे कि इसका जो स्केल है वो काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल है। इसके अंदर एक कंट्री नहीं, दो कंट्री नहीं, बल्कि बहुत सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती है। साथ ही साथ इसके अंदर क्या होता है, बहुत बल्क के अंदर प्रोडक्शन किया जाता है, बहुत बड़ी बड़ी शिप्स, कार्गोज इसके ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होती है। सो बेसिकली इसका स्केल क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल होता है, लार्ज स्केल होता है इन कंपेरिजन टू डोमेस्टिक ट्रेड जो कि विद इन द कंट्री किया जाता है। नेक्स्ट इट इज़ रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट्स, यानी कि इट इज़ सब्जेक्ट टू टैरिफ्स, कोटाज एंड इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स की प्रॉपर रूल्स वगैरह डिसाइडेड हैं कि इस तरीके से होगा, ये टैरिफ्स होंगे, ये कोटाज होंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है एक्सपोर्टर के पास होने चाहिए अगर उसे एक्सपोर्ट करना है कोई माल अपना। तो इस तरीके से प्रॉपर गवर्नमेंट जो है इसको रेगुलेट करती है। इसके अलावा इसके अंदर करेंसी एक्सचेंज होता है, यानी कि इसके अंदर फॉरेन करेंसी जो है वो इन्वॉल्व होती है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो है वो डॉलर्स, यूरोज़ में किया जाता है। फिर आता है बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज, यानी कि कंट्रीज़ जो हैं ट्रेड करती है टू बेनिफिट फ्रॉम देयर स्पेसिफिक स्ट्रेंथ, कि हर एक कंट्री के पास अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। किसी के पास ऑयल होता है, किसी के पास टेक्नोलॉजी होती है, किसी के पास बहुत अच्छी सर्विस सेक्टर होता है, किसी के पास टेक्सटाइल का सेक्टर होता है। तो हर एक कंट्री अपनी स्ट्रेंथ पे काम करती है और उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करती है। सो इट इज़ बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज। नेक्स्ट आता है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन पॉलिटिकल रिलेशंस, कि दो कंट्रीज़ के अगर पॉलिटिकल रिलेशंस ख़राब होते हैं तो इससे उनका जो ट्रेड है वो भी अफेक्ट होता है। इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल हो गया जैसे चाइना, USA। इसके अलावा अगर कोई वॉर होता है किसी दो कंट्रीज़ के बीच में तो उसकी वजह से भी इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट आता है इन्फ्लुएंस बाय ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, कि जितना बढ़िया ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, जितना बढ़िया कम्युनिकेशन होगा बिटवीन कंट्रीज सिस्टम, जो भी रेलवेज़ हो गया या शिप्स या एयरवेज़ का यूज़ किया जाता है, जितना बढ़िया लॉजिस्टिक सेक्टर होगा उतना ही बढ़िया इंटरनेशनल ट्रेड परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, उतनी ही इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, इन एक्सपेंडिंग दिस ग्लोबल ट्रेड। सो ये किसके कुछ फीचर्स हो गए। नेक्स्ट आता है अपने पास इसके अंदर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि क्यों करना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड, इससे फ़ायदा क्या होता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस हमने बता दिया कि इसके अंदर इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है इसकी वजह से क्या होता है, एक कंट्री को रिसोर्सेज की एक्सेस मिलती है, कि कंट्रीज़ जो हैं वो रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन कर सकती है और रिसोर्सेज जो हैं वो ले सकती है विच आर नॉट अवेलेबल लोकली। जैसे कि ऑयल हो गया, हर कंट्री में नहीं मिलता है। कुछ अर्थ मेटल्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अलग अलग, जैसे कुछ मेटल्स होते हैं जिनका सेमीकंडक्टर्स बनाने में यूज़ किया जाता है। सो वो हर कंट्री में नहीं मिलते हैं। जैसे चाइना में ये बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं, तो वहाँ से चाइना इन जो है अलग अलग कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, इसका हम एक और एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, जैसे जापान है, उसके पास कोई ऐसा नेचुरल रिसोर्स नहीं है, तो अपने मोस्टली नेचुरल रिसोर्स वो USA और बाकी कंट्रीज से एक्सपोर्ट करता है। पर उसके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसका ह्यूमन रिसोर्स। जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इनोवेशंस में बिलीव रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी, कि कंट्रीज़ जो है वो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स इन विच दे आर मोस्ट एफिशिएंट एट, वही कंपैरेटिव एडवांटेज पे पूरा सिस्टम काम करता है। जो कंट्री जिसमें बढ़िया है वो उसको बनाएगी और उसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बेचेगी। दैट्स कंपैरेटिव एडवांटेज। नेक्स्ट आता है इंक्रीज वैरायटी एंड चॉइस, की इंपॉर्टेंस क्या है इंटरनेशनल ट्रेड की, हमें अलग अलग वैरायटी और हमें अलग अलग चॉइस मिलती है। हमारे पास पर्स के इतने सारे वैरायटीज़ हो गए, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स शूज़ के, क्यों, बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। फ़ोन्स के इतने सारे वैरायटीज़ हो गए, इतने महंगे भी हैं, सस्ते भी हैं, हर टाइप के, हर प्रकार के हैं। ठीक है, सो कंज्यूमर्स जो हैं इनसे उनको फ़ायदा मिलता है कि उनकी जो चॉइसेस हैं वो बढ़ गई। नेक्स्ट आता है अगला इकोनॉमिक ग्रोथ, की ट्रेड की वजह से जो है एक कंट्री की GDP बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, जो उसके पास एक कंट्री के अंदर एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होता है वो बढ़ता है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र, की कंट्रीज़ जो होती हैं बेनिफिट फ्रॉम इनोवेशंस एंड द टेक्नोलॉजीज थ्रू द ट्रेड पार्टनरशिप, कि जब वो एक कंट्री के साथ ट्रेड पार्टनरशिप करते हैं तो वो अपने टेक्नोलॉजी के आइडियाज़, अपनी इनोवेशंस भी शेयर करती हैं, उन्हें बताते हैं हमने एक चीज़ इन्वेंट की है और वो ऐसे ऐसे करती है, तो फिर वो भी अपनी कंट्री में जो है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इससे टेक्नोलॉजी का क्या होता है, स्प्रेड होता है। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव इंटरनेशनल रिलेशन, कि अगर ट्रेड अच्छा चल रहा है तो दो कंट्रीज़ के बीच में कॉपरेशन बढ़िया होगा, जो
मूवमेंट ऑफ पीपल है वो भी बहुत अच्छे से होगा, टूरिज़्म इंडस्ट्री वगैरह प्रमोट होती है, ठीक है। सो डिप्लोमेटिक टाइज जो होते हैं बिटवीन कंट्रीज़ वो और स्ट्रांग होते हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंस थे किसके, इंटरनेशनल ट्रेड के। नेक्स्ट आता है कि अलग अलग टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में हमें बताना है इट इज़ बेस्ड ऑन डायरेक्शन, कि बेस्ड ऑन द डायरेक्शन में हम लोग बता सकते हैं कि एक होता है एक्सपोर्ट ट्रेड, एक होता है इंपोर्ट ट्रेड और एक होता है एंट्रीपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड में बेसिकली क्या हो गया, सेलिंग डोमेस्टिक गुड्स टू द फॉरेन कंट्रीज, जैसे कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को अपना जब माल बेचती है तो वो हो गया एक्सपोर्ट, लेकिन वहीं दूसरी कंट्री से मंगाती है तो वो हो गया इंपोर्ट। और एंट्रीपोर्ट क्या हो गया कि इंपोर्टिंग गुड्स एंड री एक्सपोर्टिंग दैम आफ्टर सम प्रोसेसिंग और डायरेक्टली। सपोज़ कि हमने इंडिया के अंदर, जैसे इंडिया है उसने ऑयल इंपोर्ट किया सऊदी अरेबिया से, ठीक है, जैसे कि इंडिया है उसने ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट किया सऊदी अरेबिया से, और अब भी यही ऑयल जो है किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहा है, थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा रिफाइंड करके, जैसे रिफाइंड ऑयल हो गया, ये एक्सपोर्ट कर रहा है किसको, किसी और कंट्री को, कोई भी ABCD कंट्री हो गई। सो ये प्रोसेस क्या होता है, एंट्रीपोर्ट ट्रेड, जहाँ पर एक कंट्री इंपोर्ट करती है उसी सामान को थोड़ा सा चेंज करके या एज इट इज़ भी दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर देती है, तो वो हो गया एंट्रीपोर्ट ट्रेड। नेक्स्ट आता है, और हम लोग अलग अलग बेसिस पे ट्रेड को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कमोडिटीज़, यानी कि एक होता है विजिबल ट्रेड, कि क्या सामान हम जो है उसका ट्रेड कर रहे हैं, क्या वो विजिबल है या वो इनविजिबल है। विजिबल में आता है टेंजिबल गुड्स, यानी कि जिनको हम छू सकते हैं, जैसे कि मर्चेंटाइज, कपड़े हो गए, कोई दवाइयाँ वगैरह हो गई, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, इस टाइप से कोई फ़ोन हो गया, कोई फ्रिज हो गया। सो ये आ गया विजिबल ट्रेड में, यानी कि हमें गुड्स आसानी से दिख रहे हैं। एक हो गया इनविजिबल ट्रेड, जिसके अंदर बैंकिंग सेक्टर आ गया, इंश्योरेंस सेक्टर आ गया, इन्वेस्टमेंट सेक्टर आ गया, टूरिज़्म सेक्टर आ गया, जहाँ पर सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। सो वो हो गया इनविजिबल ट्रेड। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन द ट्रेड पार्टनर्स, की जो हमारी ट्रेडिंग सिस्टम है उसमें 2 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। सो उस बेसिस पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं किसको, इंटरनेशनल ट्रेड को। पहला होता है बेस्ड ऑन बायलैटरल ट्रेड और एक होता है मल्टीलेटरल ट्रेड। बायलैटरल ट्रेड में 2 कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं, मल्टीलेटरल ट्रेड में 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास अगला, वट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इंटरनेशनल ट्रेड। तो सबसे पहला फैक्टर आ गया इकोनॉमिक फैक्टर्स, कि एक कंट्री में कितने रिसोर्सेज हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। अगर किसी कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होगी तो वो मोस्टली क्या करेगी, चीज़ों को एक्सपोर्ट ही करेगी। वहीं अगर उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि बहुत माल बनाती है हर एक साल में, तो उसके पास क्या होगा, सरप्लस होगा, तो वो एक्सपोर्ट करेगी। तो इससे इंटरनेशनल ट्रेड अफेक्ट होता है, सरप्लस और कमी जहाँ पर होगी तो वहाँ पर मूवमेंट होगी। सो जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो भी अफेक्ट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को। इसके अलावा पॉलिटिकल फैक्टर्स, की कैसी ट्रेड पॉलिसीज़ हैं किसी कंट्री की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, सरकार का जो स्तर है, पावर है, वो कैसा है। इसके अलावा ट्रेड सैंक्शंस, कि मान लो किसी कंट्री ने सैंक्शंस लगा दिए एक दूसरे पे, तो उससे क्या होता है, ट्रेड जो है वो डिस्टर्ब होता है। जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन वॉर के केस में क्या हुआ था, जो बहुत सारी कंट्रीज़ थी उन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया था कि हम जो है इसका ये सामान नहीं खरीदेंगे, ऐसा कर कर करिए। तो इससे क्या होता है, ट्रेड जो है वो अफेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसके अंदर आता है इनोवेशंस इन प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, कि कैसा 2 कंट्रीज़ या 3-4 कंट्रीज़ के बीच में क्या कम्युनिकेशन नेटवर्क है, क्या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उसके ऊपर भी इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, अफेक्ट करता है। फिर आता है जोग्राफिकल फैक्टर्स, यानी कि क्या ये कंट्री की लोकेशन है, क्या क्लाइमेट है, क्या नेचुरल बैरियर्स हैं। जैसे कि अगर बात करें कोई कंट्री है जिसके आसपास बहुत ज़्यादा समुद्र है, बहुत बड़ी उसकी कोस्ट लाइन है, तो वहाँ पे बहुत इजी रहता है ट्रेड करना, क्योंकि शिप आई आराम से हार्बर पे बैठी, सामान छोड़ा और चली गई। लेकिन वहीं कोई एक लैंडलॉक कंट्री है जिसमें आसपास जो है पूरी एक कंट्रीज़ हैं, तो लैंड से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम और इश्यूज़ आते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। सो वहाँ पर इतना ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सिस्टम फ्लरिश नहीं कर पाता है इन कंपैरिजन टू अ कोस्टल कंट्री। फिर जियोग्राफिकल फैक्टर्स का भी हमने कह दिया कि इंटरनेशनल ट्रेड पे इन्फ्लुएंस पड़ता है। फिर आता है कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स, कि कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स में आता है कि एक कंट्री है, मान लो वो कहती है कि हम तो हैं, हमें तो भाई अपने ही गुड्स चाहिए, हमें कोई बाहर देश का कोई विदेशी माल हम यूज़ नहीं करते। तो कहीं ना कहीं एक सोच है, एक ट्रेडिशन है कि भाई हमें अपना ही माल यूज़ करना है, भले ही खोटा हो जाए या भले ही इतना बढ़िया ना हो उसकी क्वालिटी वगैरह। लेकिन कहीं पर ये होता है कि बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, तो उन्हें चाहिए एकदम बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी। सो वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें गुड्स चाहिए,
जापान से गुड्स आएंगे, यूएसए से गुड्स आएंगे, अलग अलग कंट्रीज से, कोरिया से आएगा, ठीक है। सो कल्चरल सोशल फैक्टर्स पे इन्फ्लुएंस होता है एक जो है ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड की। कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या, उन्हें क्या चीज़ पसंद है, उन्हें अपने देश की चीज़ें पसंद है या उन्हें बेस्ट क्वालिटी चाहिए या उन्हें सस्ती चीज़ें चाहिए, उनको महंगी चीज़ें चाहिए। बिकॉज अगर कोई सस्ती वगैरह महंगी चीज़ें, तो ये सब हैम्पर करता है इंटरनेशनल ट्रेड को। इसके अलावा कल्चरल टाइज़ कैसे हैं कि मान लो अगर हम एक एग्जांपल लें कि बहुत सारे जो आजकल लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कोरियन जो है गुड्स जो है उसका यूज़ करते हैं, जो जैसे कोरियन फैशन वगैरह हो गए, ड्रेसेस वगैरह होंगी। सो उनका क्या है, इसके प्रति एक थोड़ा सा क्रेज़ है। सो उसके लिए भी क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड अफेक्ट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोरियंस जो हैं वो अपना गुड्स वगैरह बनाएंगे और उन्हें एक्सपोर्ट करेंगे अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसे यूएसए वगैरह के अंदर अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो है वो ट्रेडिंग करेंगे। सो कल्चरल टाइज, कल्चरल कनेक्शन, कल्चरल प्रेफरेंसेस, उससे भी जो है इंटरनेशनल ट्रेड अफेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है अपने पास कि व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे पहले हमने इसके अंदर एक्सप्लेन किया, सो चैलेंजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। चैलेंजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो सबसे पहले हमने इसके अंदर क्या बताया, ट्रेड बैरियर्स, कि जो टैरिफ्स, कोटा, सब्सिडीज़ होते हैं, इनसे जो ट्रेड है वो डिस्टॉर्ट होता है, यानी कि ख़राब होता है। इसके अलावा करेंसी फ्लक्चुएशंस की, अगर एक्सचेंज रेट, मतलब जैसे डॉलर है और रुपी है, इन दोनों का जो एक्सचेंज रेट है वो क्या है, अलग अलग है, यानी कि ₹1 की वैल्यू इज इक्वल्स टू $1 नहीं है, वो डिफ़र करती है। वैसे हर एक करेंसी की वैल्यू डिफ़र करती है एक दूसरे से। तो अगर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन होता है, मान लो कल को अगर डॉलर की जो वैल्यू है वो रुपये के बराबर कम हो जाती है या फिर बढ़ जाती है, तो उससे इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, अफेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल रिस्क, कि मान लो कल को कोई ट्रेड वार हो गया, कोई सैंक्शंस वगैरह लगा दिए किसी कंट्री ने, डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन हो गया, डिप्लोमेटिक टाइज ख़राब हो गए, ठीक है, तो उसकी वजह से भी इंटरनेशनल ट्रेड में चैलेंजेस आते हैं, बाधाएं आती हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न्स की, ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट करने के चक्कर में बहुत सारी कंट्रीज़ ओवर एक्सप्लॉयटेशन करती है, सरप्लस माल प्रोड्यूस करते हैं जो शायद उसकी कंट्री के लिए इनफ है जितना उनके पास बनाते हैं, लेकिन बस एक्सपोर्ट करने के चक्कर में क्या होता है, एनवायरनमेंट के ऊपर प्रभाव करता है। जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाने के चक्कर में पोल्यूशन वगैरह करती है और भी बहुत सारे एनवायरनमेंट को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देती है, बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अनइक्वल गेन। सो यहाँ पे क्या होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो होती है, दे में फेस एक्सप्लॉयटेशन और रिमेन स्टक इन द प्राइमरी प्रोडक्ट एक्सपोर्टर्स। सो इंटरनेशनल ट्रेड में ज़्यादातर फ़ायदा उनको होता है जो कि एक्सपोर्ट करती हैं, ठीक है, जो कि ज़्यादातर क्या करती हैं, जो कि ज़्यादातर एक्सपोर्ट करती हैं, ठीक है। और नुकसान किनको होता है, जो ज़्यादातर जिनका इंपोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है, बिकॉज उन्हें पैसे देने होते हैं वो भी ज़्यादा मात्रा में। तो इस तरीके का अनइक्वल गेंस और इनइक्वालिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो कंट्री सबसे ज़्यादा ट्रेड में इन्वॉल्व होती है उसकी एक बेटर पोजीशन होती है और वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है। सो ये बेसिकली एक चैलेंज है कि प्रॉपर एक कंट्री को अपने मल्टीपल जो है ट्रेड पार्टनर्स रखने चाहिए, ताकि अगर एक कंट्री वॉर में इंडल्ज हो गई तो उनका कम से कम बाकी कंट्रीज़ के साथ तो रिलेशन वगैरह सही हो। नेक्स्ट आता है लीगल इश्यूज़ की, कंप्लाइंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सो लीगल इश्यूज़ मतलब कि जो प्रॉपर एक्सपोर्टर है ना उसको सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, क्या इंटरनेशनल लॉज हैं, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या रेजोल्यूशंस हैं, क्या एग्रीमेंट्स हैं, उनके हिसाब से वो जो है ट्रेडिंग वगैरह करता है, ठीक है। सो इसके अलावा अगला आता है इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस एंड एग्रीमेंट्स। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल लेवल पर जो कि हेल्प करती है, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि ग्लोबल ट्रेड रूल्स बनाती हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स जो कि करेंसी को एक्सचेंज वगैरह में हेल्प करती है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो कि प्रमोट करती है ट्रेड इन डेवलपिंग कंट्रीज़। इसके अलावा कुछ रीजनल एग्रीमेंट्स है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़ जैसे EU, नाफ्टा, एशियन वगैरह। फिर आता है रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडिया की, ट्रेड के मामले में इंडिया की क्या स्थिति है। सो इंडिया के हिस्टोरिकल टाइज काफ़ी अच्छे थे, पहले पुराने ज़माने में एंशिएंट टाइम्स में इंडिया जो था वो इंडियन ओशन का बिल्कुल एकदम हार्ट था, जहाँ पर अलग अलग मर्चेंटाइज, सिल्क रूट्स, स्पाइस रूट्स ये सब जो है पास करते थे और बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है इंडिया किया करता था। इनफैक्ट ही जो इंडिया है उसे गोल्डन वर्ड कहा जाता था, लेकिन विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स धीरे धीरे करके क्या हुआ वो तो हमें पता ही है पूरी हिस्ट्री। नेक्स्ट आता है आज की अगर हम बात करें, सो आज हमारे जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं यानी कि क्या क्या हम चीज़ें जो है बाहर से मंगवाते हैं, तो मतलब बाहर बेचते हैं, तो वो हो गई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इसके अलावा कुछ ज्वेलरीज, इसके अलावा IT सर्विसेज, इसके अलावा टेक्सटाइल्स। अगर हम क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करते हैं यानी कि मंगवाते हैं, गोल्ड मंगवाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मंगवाते हैं, क्रूड ऑयल मंगवाते हैं,
सो इंडिया इज़ फोकसिंग हाउएवर कि अपना एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। जैसे मोदी सरकार की कुछ पॉलिसीज़, मेकिंग इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, अलग अलग नेगोशिएशंस, वो ये शो करते हैं कि इंडिया जो है वो अपनी इंटरनेशनल मार्केट में अपना जो एक्सपोर्ट लेवल है वो बढ़ाना चाहता है। इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा प्रयास भी कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने कंक्लूजन में ये डाल दिया कि वाइल इट ब्रिंग आउट्स मैनी बेनिफिट्स, कि इंटरनेशनल रिलेशन के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। एक्सेस टू रिसोर्सेज होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होता है। लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे करेंसी रिस्क हो गया, एनवायरमेंट कंसर्न्स हो गया, प्रोटेक्शनिज्म हो गया। प्रोटेक्शनिज्म बेसिकली क्या होता है, ये कैसा टाइम होता है, कैसी सोच होती है जहाँ पे कंट्रीज़ क्या करते हैं, बस अब बहुत हो गया इंटरनेशनल ट्रेड, अब हम कोई एक्सपोर्ट जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम कोई एक्सपोर्ट या कोई इंपोर्ट, बेसिकली कोई इंपोर्ट जो है हम नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमारी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको फ्लरिश करना चाहते हैं। सो ये एक फ़िलॉसफी हो गई, एक सोच हो गई, एक विचारधारा हो गई प्रोटेक्शनिज्म, जो कि क्या कहती है कि अब हमें अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है बाहर की इंडस्ट्रीज़ से, और हमारी देश के अंदर जो भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं हमें उनको फ्लरिश करवाना है। इसके तहत जो है कंट्री जो है काफ़ी सारे सेंक्शंस लगाती है, ट्रेड बैरियर्स लगाती है, जो कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं उनको हाई कर देती है, इस तरीके से। सो ये हमारे क्या हो गए, चैलेंजेस हो गए। इसके अलावा इसका इंट्रोडक्शन, फिर हमने पढ़ा इसके रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन द इंडिया, फिर इसके बाद हमने इसके कुछ चैलेंजेस पढ़े कि पॉलिटिकल रिस्क, वॉर, बैरियर्स, कोटास, फिर फैक्टर्स पढ़े, फिर टाइप्स पढ़े। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था इंटरनेशनल ट्रेड का। दैट्स इट।